नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज की जो बड़ी खबर है, अगर हम विदेश के मामलों में देखें, तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का 6 महीने के भीतर तलाक। दोनों के बीच में जो दोस्ती दिखाई दे रही थी पूरे चुनाव अभियान के दौरान, एक तरीके से इनके हमराह बने हुए थे और हीरो की तरह एंट्री कराई जाती थी एलन मस्क की। और जब सरकार बन गई, शपथ समारोह हो गया, तो उसके बाद एलन मस्क को एक बड़ी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने सौंपी। और इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें हो रही थी कि साहब, एक जाना माना उद्योगपति, दुनिया का सबसे अमीरतम आदमी, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार का हिस्सा बना करके ये नैतिकता का परिचय दिया, अनैतिकता का दिया। उस बहस को अगर छोड़ भी दें, तो सबसे बड़ी बात अब ये उठ रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करना इतना मुश्किल है कि लोग भाग खड़े होते हैं। और बाकी लोगों में भी एक मैसेज तो गया है और इससे भद भी पिटी है। हालाँकि कई तरह की बातें कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है, सफाई दी जा रही है कि उनका कार्यकाल जो है वो 30 मई तक का था। इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं और वस्तु स्थिति क्या है? और कौन-सी ऐसी नीति थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में ये दरार पैदा हो गई और उन्होंने टाटा बाय-बाय बोल दिया? इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्या मैसेज गया है पूरी दुनिया में? और कहीं डीप स्टेट के फिर से शिकंजे में तो नहीं आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में वो कह रहे थे शुरू में कि मैं इनको तो उखाड़ फेंकूँगा। क्योंकि डीप स्टेट से एलन मस्क का भी पंगा रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और अ, जो भी वैदेशिक मामले हैं उनके बहुत महीन जानकार आदि अचिंत साहब। तो उनको जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो हुआ क्या है साहब ये? सर ये देखिए, एक जो चीज़ का मेरे को डाउट था, वही हुआ कि ट्रम्प एक मेगालोमैनियाक है, मतलब एक इगोइस्टिक बंदा है, जिसको अपने से स्मार्ट बंदा साथ में नहीं रखना है। और ये चीज़ देखी थी, ये गलती ट्रम्प ने करी थी अपने पहले टर्म में भी, जहाँ पर उसने जिस तरह के लोग अपने साथ रखे थे, उस उनसे वो अपना काम नहीं करा पाया था। ट्रम्प के इंस्टिंक्ट्स ठीक है सर, जो वो सोचता है, जो वो उसके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो उसका पहला ख़्याल रहता है, वो अच्छा है। बट पंगा क्या है सर, उस जब आप अपने सामने, अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखते हो जिनका अपना एजेंडा होता है, जो आपसे अलग होता है, फिर वो अपना एजेंडा आपके थ्रू चलाते हैं। और एक लीडर को उस एजेंडा को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि किस तरह से लोग आगे जा रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्यों बोल रहा है ये, क्या सब कुछ। इन चीज़ों से तो एक ही चीज़ दिखती है कि सर ट्रम्प ने ये सुचाई-पुताई कुछ करी नहीं है। उसने जो भी उसके कान में आके कुछ भर देता है। और इसमें आप देखिए, पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा क्लियर आता है, जब वो जेंट्री बीच करके जो बंदा है, वो आके बोलता है, भई पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, यहाँ बहुत अपॉर्च्युनिटी है, लोग बड़े अच्छे हैं, ये है, वो है। और वही चीज़ ट्रम्प आके फिर दोबारा रिपीट कर देता है। तो आपको ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि ये अपना दिमाग नहीं चला रहा, इसका कोई कान भर रहा है। नाउ देखिए सर, सिचुएशन को देखिए। ट्रम्प ने अनाउंस किया कि भैया मैं गवर्नमेंट के अंदर कट्स करूँगा। मैं पूरी तरह से गवर्नमेंट को साफ करूँगा, मैं डीप स्टेट को हटाऊँगा, मैं ये सब करूँगा। एंड उस काम के लिए उसने इलॉन मस्क को लगाया। हुआ क्या, इलॉन मस्क ने यूएसएआईडी के ऊपर हमला करा, और जैसे ही हमला हुआ, हमने देखा कि भई 26-30 हज़ार लोगों की नौकरियाँ गई। 26-30 हज़ार लोगों की नौकरियाँ, मतलब वहाँ पर थोड़ा-सा बवाल हुआ कि भई ये क्या कर रहे हो? ये क्या है, क्या नहीं है? सब कुछ ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो। तो एक जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना सर, आपके देश में भी एक ब्यूरोक्रेसी है, जो चीज़ें करने नहीं देती। और मैं इसका आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमण जी का इंटरव्यू था इनकम टैक्स में रिलीफ देने के बाद, जहाँ उन्होंने बोला कि हमारे जो अ,
ब्यूरोक्रेट्स थे वो मान नहीं रहे थे ये टैक्स ब्रेक देने के लिए, काफ़ी उनको कन्विंस करना पड़ा। तो वहाँ पे भी ऐसी एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है जो अपनी जेबें भरनी चाहती है, अपना पोज़ीशन को मेंटेन करना चाहती है, तो वो उससे ऑब्वियसली काफ़ी रेजिस्टेंस इनको आया। और सर ट्रम्प के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये बोलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एज़ अ स्टेट्समैन इनको आपको बोलना कम पड़ता है। मोदी जी की साइलेंस के अंदर ही बहुत चीज़ें भुल जाती हैं। वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से करते हैं, बट जब वो बोलते हैं फिर दुनिया सुनती है उनकी, कि यार मोदी बोल रहा है, क्या बोल रहा है ज़रा सुन लो। आज जैसे वो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं कि भई रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो है। हाँ, अब आप देख लीजिए एक स्टेटमेंट दिया है, पूरा देश हिला हुआ है उनका वहाँ पर। यहाँ तक कि बांग्लादेश में इस तक की बातें चल रही हैं कि यार ये क्या है? और ट्रम्प देखिए सर रोज़ स्टेटमेंट देता है। भारत के बारे में भी इतने स्टेटमेंट दिए, मोदी जी ने जवाब ही नहीं दिया। तो आपको समझ में आना चाहिए किसी की बात का कितना वेट बनता है। तो मैं इस चीज़ को 3-4 फैक्टर में डालूँगा सर। सबसे पहले जी, जी। ट्रम्प का अपना बिहेवियर जो है कि वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है, उसको अपने आस-पास कोई स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। दूसरा जो उसको ब्यूरोक्रेसी से पुशबैक मिला इलॉन मस्क को। तीसरा जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला डीप स्टेट से भी पुशबैक है। एंड चौथा कि भई इलॉन मस्क भी एक बिज़नेस वाला है सर। उसकी अगर उसने जो भी करा गवर्नमेंट के लिए करा, उसने देश के लिए करा, लेकिन उसकी फैक्ट्री में आग लगाते हो, उसके शोरूम में आग लगाते हो, उसकी गाड़ियों में आग लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको लॉस भी हो रहा है। तो उसको वहाँ पर जाके बोलना है यार ठहर जाओ यार, ये सब छोड़ो भाई, मेरे को अपना रोटी-पानी तो कमाने दो, कर क्या रहे हो? अब $250 बिलियन का मालिक है वो, बट फिर भी जो भी कह लीजिए। तो मेरे को ये इनिशियली ऐसा दिखता है, बट ऑब्वियसली सर एक अंदर की लेयर है, तो आप चाहेंगे तो उसके बारे में भी हम आगे बात कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बल्कि वो डिटेल जानकारी दर्शकों को ज़रूर साझा करिए, आदि जी। सर अंदर की लेयर देखिए ऐसी है, जो टैरिफ का गेम खेला गया है, ठीक है? अब यहाँ पर मेरे हिसाब से ट्रम्प की भी गलती है और इलॉन मस्क की भी गलती है क्योंकि ट्रम्प टैरिफ के बारे में अब से नहीं सर 40 साल से बोल रहा है वो। तो अगर ट्रम्प ने इलॉन मस्क ने ये नहीं सोचा अपने लिए कि भई मेरे को भी कुछ अपना टैरिफ का ये करेगा तो मेरे को अपनी सप्लाई चेन को चेंज करना चाहिए, चाइना को थोड़ा-सा साइड में करना चाहिए, टेस्ला का मेरा सप्लाई चेन जो है उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए, जैसे बाकी लोगों ने करा है। एप्पल ने करा है, अमेज़न ने करा है, काफ़ी लोगों ने करा है वो। इन्होंने नहीं करा, तो वो एक उसके कान आँख में आएगा कि यार ये क्या है? अब इसके पीछे आप देखिए कि जो ट्रम्प का जो बिटकॉइन है, उसका जो अपना मीम कॉइन है जिसको बोलते हैं डॉलर ट्रम्प उसका नाम है। उसके अंदर चाइनीज़ ने $300 मिलियन दिए और जैसे ही उन्होंने वो पैसा दिया ट्रम्प ने टैरिफ गिरा दिए। तो इलॉन मस्क को ये दिखता होगा ये साला ठीक है यार, भैंस की आँख मैं धंधा करूँ तो मुझे बोलता है ना चाइना में धंधा मत कर। खुद चाइना से $300 मिलियन दे के टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें करता है ऊपर से। तो ये भी दिखता होगा उसको। उसको ये भी दिखता होगा कि यार मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो मेरे को शूट डाउन करने वाले ट्रम्प के अपने कैबिनेट मेंबर्स हैं। उसका झगड़ा हुआ मार्को रूबियो के साथ कैबिनेट के अंदर, उसका झगड़ा हुआ ट्रेड सेक्रेटरी के साथ पब्लिक में, जहाँ पर उसको एक मोरॉन बुलाया गया, ठीक है? तो इलॉन मस्क ने ट्रेड सेक्रेटरी को अपने आप बोला कि ही इज़ अ मोरॉन, ही इज़ एन इडियट, ही डज़न्ट नो हाउ द वर्ल्ड ट्रेड वर्क्स। तो ऐसा करके उसने बोला और सबसे बड़ा जो अभी डिफरेंस दिख रहा है इस टाइम पे इज़ दैट ट्रम्प ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है द बिग ब्यूटीफुल बिल। अब नाम भी देख लीजिए सर। अब उसका नाम ऐसा डिसीविंग है, उस नाम के अंदर क्या है कि सर वो जो बजट डेफिसिट होता है ना इनका, उसके अंदर 3 साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर ऐड करने की बात कर रहे हैं। जहाँ पर इलॉन मस्क बोल रहा है यार जो हमारा पूरा पर्पस था कि ये डेफिसिट को ना बढ़ाओ, ये तो आप भूल गए। तो उसने इस मूव को जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी तरह से बैक करा है, उसने इस मूव को डिसअपॉइंटिंग बोला है पब्लिक में। और इसने ये तक बोला कि भाई ये जितना काम डॉज ने करा है, वो तो आपने पूरी तरह से अंडरमाइन कर दिया। उसके अंदर तो अब मेरा तो आप बोल रहे हो हम आपने मेरे को बोला कि भई गवर्नमेंट के लिए पैसे बचाओ। मैंने आपको पैसे बचा के दिए। अब वो पैसे बचा के दिए लेकिन आप तो और खर्चा करना चाह रहे हो। तो फिर ये क्या बात हुई? दूसरा सर आप देखिए एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर आती है, जहाँ पर इलॉन मस्क के अपने एडमिशन से एक पॉडकास्ट था जो रोगन का उसके अंदर वहाँ उसने एक चीज़ बोली थी, जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से खनकी है, कि उसने बोला कि यार ये जो करप्शन है मैं इतना डीप नहीं डिग कर सकता इसको क्योंकि मेरे को मार देंगे ये लोग। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, डोनाल्ड ट्रम्प का साथी
बोल रहा है कि मैं करप्शन को पूरी तरह से साफ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे ये लोग। तो जो इन लोगों ने प्रॉमिस करा था, अगर आपको याद होगा ट्रम्प और इलॉन मस्क ने साथ में बैठ के बोला था कि हम $2 ट्रिलियन का खर्चा कम करेंगे। वो करीब-करीब $900 बिलियन पे आके अभी रुका हुआ है सर। $900 बिलियन का इन्होंने कटिंग करी है। और जो डीप स्टेट के हिस्से थे जिनके ऊपर इनको प्रहार करना था, वो ये कर नहीं पाए। वहाँ पर ये घुस नहीं पाए। ये लोग सीआईए में नहीं घुस पाए, ये लोग एफबीआई में नहीं घुस पाए इतना, डिफेंस डिपार्टमेंट में नहीं घुस पाए, जहाँ पर पूरा जो टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें होती हैं, वो उधर पे होती हैं। तो वो एक फेलियर है एंड तभी आपको दिखता है कि पूरी तरह से जो इनको करने का इनका जो प्लान था, वो हो नहीं पाया है। तो यहाँ पर ये एक पूरा एक कंबाइंड एफर्ट दिखता है और ऊपर से ट्रम्प का देखिए पहले 1 डेढ़ 2 महीने तक ट्रम्प ने बड़ा समझ-बूझ के काम करा है। ऑल्दो उसके स्टेटमेंट जैसे मैं बोल रहा था आपको कि बहुत ज़्यादा बोलता है कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर 1 दिन में बंद कर दूँगा। अब ये चीज़ें बोलने की उसको ज़रूरत नहीं थी सर, वो वैसे भी जीत रहा था। 1 दिन उसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कोई भी अब देखिए सर पॉलिटिशियन को कभी भी कोई टाइमलाइन देना इज़ लाइक बेवकूफ़ी, राइट? अगर आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो तो आप टाइमलाइन देते हो, अदरवाइज़ आप टाइमलाइन नहीं देते। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अमित शाह जी ने बोला है मार्च 31 2026 तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद हटा देंगे। एंड उसके ऊपर काम देखिए फिर कैसे हो रहा है सर। आई बिल्कुल। मीन एक दिन नहीं निकलता कभी कोई 2, 4, 6, 8, 10 नहीं ठुकते वहाँ पर। तो एक हमको दिखता है और देश अब 30 मार्च हो गया, 31 मार्च हो गया, अगर 25 अप्रैल को एक नक्सल का कुछ होता है, तो देश ये नहीं बोलेगा देखो आपने बोला था खत्म नहीं हुआ। देश बोलेगा यार बहुत काम हो गया है, पूरा क्लियर हो गया है, थोड़ा प्रयास बहुत हुआ है ठीक प्रयास है, तो पूरा किया है, प्रयास तो प्रयास पूरा पूरा किया। किया। इसने प्रयास पूरा नहीं करा सर और वो चीज़ दिखनी शुरू हो गई है कि ये पूरी जगहों पे नहीं जाया। सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो एक एप्स्टीन की लिस्ट थी, जिसके अंदर बहुतों का नाम था और काफ़ी लोगों ने मुझसे इसके बारे में सवाल भी पूछा कि आदि ये रिलीज़ करेगा और क्या करेगा? मैंने बोला नहीं कर पाएगा ये। इसके अंदर इतना दम नहीं होगा क्योंकि इसको उस लिस्ट को रिलीज़ करने के लिए इसका अग्रेशन लेवल डीप स्टेट के अगेंस्ट में 10 गुना और होना चाहिए था और वो मुझे दिख नहीं रहा। तो अभी 3 महीने हो गए हैं, वो लिस्ट अभी तक कहीं नहीं आई है और वो उसका प्रॉमिस्ड एजेंडा है कि ये लिस्ट मैं रिलीज़ करूँगा। उसके अंदर बहुत लोग धुलेंगे सर, तो वो बहुत लोग अभी लॉबिंग कर रहे होंगे ट्रम्प के अगेंस्ट में, तू ये ना कर। अब आप देखिए मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। ट्रम्प ने जाके अपने कोर्ट में बोल दिया कि भई जो टैरिफ का गेम है, उस वजह से भारत और पाकिस्तान का लड़ाई रुक गई। कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, कोई कुछ नहीं है। तो बेसिकली भारत और पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है किसके लिए? अपनी पोज़ीशन को थोड़ा-सा सीधा करने के लिए। ये पॉलिटिक्स है। कोर्ट ने उसको मना कर दिया, उसने बोला चल जो मर्ज़ी हो जाए, जा यहाँ से। क्योंकि सर उनको भी दिख रहा होगा कि यार ये तो बकवास कर रहा है। तो एक लीडर उस लेवल पे जब इतना बोलता है, इतनी बकवास करता है, कभी रात को पुतिन को बोलता है ही इज़ गॉन क्रेज़ी, अगले दिन उससे बात करता है। देखिए सर फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ होनी चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। यस। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपका मेन गोल पे, राइट? अप्रोच आपके चेंज होते रहें, बट आपका मेन गोल एक होना चाहिए। वो मेन गोल इसका शिफ्ट होता रहता है। तो जैसे-जैसे गोल शिफ्ट होता है, फिर इसका अप्रोच चेंज हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं, "यार, ये करना क्या चाहता है?" अब जैसे उसको अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम कराना है, तो सर समझ में आता है कि भई उसको युद्ध विराम कराना है, तो वो हथियार रोक रहा है, ये कर रहा है। हथियार भी नहीं रोक रहा, हथियार भी बेच रहा है यूक्रेन को। पुतिन को बोलता है, "तू उसके ऊपर हमला मत कर।" यूक्रेन को बोलता है, "तू हमला कर उसके ऊपर।" तो ऐसे तो नहीं रुकता युद्ध। तो उसका जो एंड गोल है वो अभी मेरे को दिखता है कि नहीं यार इनको जाने दो, जो करना है करने दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। 3 बारी तो ये भी बोल चुका है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये लड़ते रहें, मारना एक-दूसरे को मारते रहो। फिर बीच में आ जाता है कि बोलता है नहीं, नहीं रोको, रोको, रोको। ऐसे स्टेटमेंट्स एक वर्ल्ड लीडर के लिए मायने नहीं रखते सर और जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, उससे फिर आपको दिखेगा बहुत लोग ये तो ट्रम्प से ये इससे तो अभी शुरुआत हुई है। बहुत लोग थोड़ा-थोड़ा दूर हो जाएँगे क्योंकि एंड आप देखिए दुनिया में 2-3 लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। पुतिन सपोर्ट कर रहा था मस्क को इसको ट्रम्प को। मोदी जी कर यस। रहे थे। उन सब के मुँह पे आपने कालक फेंक दी।
एंड फॉर नो रीजन। कोई ऐसी चीज पुतिन ने नहीं करी आपके अगेंस्ट में, या मोदी साहब ने नहीं करी आपके अगेंस्ट में। आपसे प्यार से मिले, आपने ये करा, आपने पूरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तो ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद मोदी जी तो लगे हुए हैं, मोदी जी तो ललकार रहे हैं उनको खुले में। और ये स्टेटमेंट जो मोदी जी दे रहे हैं, ये तो जाते होंगे ट्रंप के पास कि यार मोदी साहब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि भैया मैं रोटी भी बंद कर दूंगा अभी। गोली मारने की बात कर रहा है प्रधानमंत्री हो भारत, जो यार हमको बुद्ध और पता नहीं क्या क्या बोलता था, ये बोलता है भैया मैं गोली मारूंगा। नाउ अमेरिका के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इनके जो डीप स्टेट वाले हैं वो इसको फॉरेन पॉलिसी फेलियर बोलेंगे कि यार ये कंट्री है जो कभी किसी पे कुछ करता नहीं है, अब बोलता है मैं तो तोड़ूंगा इसको, मैं मारूंगा इसको पकड़ के, मैं इसका धुनका करूंगा, मैं ये करूंगा। और ये प्राइम मिनिस्टर जो जाके रशिया के प्रधानमंत्री को बोलता है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो तो बोलता है भैया ठहर जाओ, मैं तुम्हारी खैर नहीं करता अभी। तो ये एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर है सर, कि आपकी इराटिकिज्म की वजह से आपके पर्सनल बेनिफिट, बाय द वे वहीं पर ही कहानी खराब हुई, जो ट्रंप ने अपनी जेब में पैसे डालने शुरू करे वहीं पे कहानी खराब हुई है। और ये देखते हैं सर आगे क्या होता है, बट इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन जिस तरह पे ये खड़ा हुआ है यहाँ पर। कई बार लगता है कि इनको टांग घुसेड़ने की तो जल्दीबाजी रहती है। गाज़ा और इज़राइल के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, पर इनको समस्याओं का सतही ज्ञान भी नहीं है। पेचीदगियों की समझ भी नहीं है कि क्या है। कुछ भी कह देना बिना ये सोचे समझे कि भारत में डोमेस्टिकली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनके किसी बयान से। इन्होंने बयान दे दिया कि मैंने ट्रेड की धमकी दी थी, मैं दूसरे तरीके से हमारा शासन प्रशासन जागता रहा, दोनों देशों को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। अब इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे देश के भीतर, और जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं मोदी की, वो किस तरीके से इसको उछालेंगी, इसका भी अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। सर यही है ना, ये बचपना है ना सर, यही मैं बोल रहा हूँ, ये बचपना है। इसके अंदर इन लोगों ने ना सोचा है ना समझा है कि भाई किस जगह में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किसको नहीं करना, क्या किससे बात करनी है। आप कहीं पे भी अरे-गहरे नतूर-गहरे पे आके पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे। सर अब अमेरिका में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, यार ये पागल हो गया क्या? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसका दिमाग खराब है। अब देखिए इज़राइल के साथ लड़ाई करके बैठे हैं ये लोग। और ये वही है सर, इनको कहीं से किसी ने पैसे दिए हैं, इनकी जेब गरम करी है और ये पलटे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर ये चीज़ सबको पता चल गई ना सर, तो सब पैसे भरवाएँगे उसको उसकी जेब में। तो फिर क्या क्या होगा वो जहाँ पर ज़्यादा पैसा आएगा वहाँ पर उसमें वो बोलेगा, यही चीज़ करेगा वो। तो ये हेल्दी नहीं है सर, ये चल नहीं पाएगा। और ट्रम्प के साथ देखिए, एक जो उसने अपना एक नैरेटिव बनाया था कि मैं बदलूँगा इस सिस्टम को, वेल मतलब वो सिस्टम के का हावी हो गया। अपॉर्च्युनिटी बहुत बढ़िया थी, दुनिया का सपोर्ट था, देश का सपोर्ट था अपने उसको, वो सब खोल दिया उसने, अपनी तार खोल दी। तो ठीक है सर, कितना टाइम ये ऐसे खड़ा हो पाएगा? तो मेरे को एक जो अभी होती हुई चीज़ दिखती है सर कि दैट आगे जाके जो भी अभी इनको अभी मिड टर्म आएगा सर ट्रम्प का, ठीक है? मिड टर्म इलेक्शन आएगा, करीब 1 साल है उसको अभी। उसमें ये हारेगा, ये हाउस को हारेगा अनलेस ये अब पूरा तरह से यू टर्न मारता है। क्योंकि देखिए सर, अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट को जज किया जाता है बाय 2 थिंग्स, इकोनॉमी एंड फॉरेन पॉलिसी, बस दैट्स इट। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वैसे आदि आदि जी, और दोनों ही मोर्चों पर ये फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो अपने ही बड़े उद्योगपतियों को धमकाने पर उतर आया है। इसने टिम कुक को धमकी दी कि आप भारत से बाइंड अप करिए, भारत में उत्पादन मत करिए, नहीं तो 25% टैरिफ थोप थोप दूंगा। ये टैरिफ इसके दिमाग में जो घुसा हुआ है, फिर ये भूल जाता है कि आप अपने ही देश की कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसने पूरी दुनिया में एक तरीके से राज किया है, तहलका मचाया है और अमेरिका की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। मतलब उसके जितने भी उत्पाद हैं, उसको लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लग जाती हैं जब तारीख घोषित होती है कि इस तारीख को एप्पल का नया वर्ज़न आ रहा है या मैक आ रहा है या दूसरे तमाम उत्पाद आ रहे हैं।
और आप उनको भी धमका रहे हैं, उनको भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 25% टैरिफ लगा दूँगा। सर, इसको टैरिफ का दुनिया के साथ करना था कि रीएडजस्टमेंट करनी थी। उसके तरीके होते हैं। आप किसी को बोलते हैं, यार देखो ऐसा है, ये ठीक नहीं है, बैठो हमारे साथ बात करो, इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं। अब एक सिंसियर कंट्री है जैसे भारत है, आप मोदी जी को फ़ोन करके बोलते हैं, यार मोदी साहब बैठ जाओ यार, थोड़ा बात कर लेते हैं यार, थोड़ा आपका भी बढ़ा देंगे ट्रेड, मैं भी बढ़ा लेता हूँ। आप अपने बंदे को भेज, मैं अपनी टीम लगाता हूँ, शुरू करते हैं। एंड फेयर ट्रेड डील करेंगे साहब, लेट्स वर्क टुगेदर। मोदी जी ने हाँ बोलना था। अब इस टाइम पे आप चीज़ें माँगोगे, उससे हाथ भी माँगोगे, पैर भी माँगोगे, आप बोले नहीं, 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 हमारे ना एक ये फार्मर्स वाले बड़े दुखी हो जाएँगे। नहीं, 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 मेरे को ना अभी इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप भी एक्सक्यूज़ेज़ दोगे उसको। ट्रम्प के पास एक अपॉर्च्युनिटी थी कि भारत के साथ कुछ डिफेंस डील्स करे, एंड भारत इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर सर डिफेंस का, ठीक है? बिल्कुल। गया डब्बे में वो। बिकॉज़ जिस तरह से अभी तक जो हमारे पास इंजन्स आने थे वो नहीं आए, तो कौन विश्वास करेगा इसकी? तीसरा, जो इंडियन ओशन के अंदर अब भारत अपनी पॉलिसी जो पहले भी थी, वो अपनी पॉलिसी अपनी लगाएगा, तो ट्रम्प इधर-उधर देखता रहेगा, उसके पास कोई खड़े होने वाला नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे अभी जापान के साथ आपके आगे जाके रिलेशंस और बढ़ेंगे, क्योंकि जापान भी परेशान हो रखा है, यार ये क्या है? हम कुछ बोलते नहीं आपको, हम कुछ नहीं करते, तुम हम पे ही टैरिफ लगा रहे हो। तो इंडिया और जापान के रिलेशंस बढ़ने शुरू हो जाएँगे, जहाँ पर आप अपने आप अपनी चीज़ें करोगे। रशिया से आपको एक मैसेज आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी पुतिन साहब जुलाई में आपके पास होंगे, ठीक है? जुलाई-अगस्त के बीच में पुतिन साहब यहाँ पर होंगे और वो बहुत बड़ा मैसेज होगा। और जुलाई-अगस्त के टाइम पे G20 भी होगा, क्वाड की भी मीटिंग होगी, तो ये सब बड़ी बड़ी उस टाइम पे डिप्लोमेसी चल रही होगी। एंड उसी बीच अगर आप पुतिन साहब के साथ खड़े हो गए, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर एक तमाचा होगा बहुत बुरी तरह से। अमेरिका से कोई भी डिफेंस डील्स की बात अभी तक नहीं चल रही है, बट यहाँ तक रशिया के साथ 3 डील्स की ऑलरेडी बात चल रही है। तमाचा ऑलरेडी आप मार रहे हो। यहाँ तक कि जो तेजस के अंदर जो दूसरा वर्ज़न था, उसके अंदर जो 414 इंजन था, बोलते नहीं यार ये 414 बहुत तंग कर रहे हैं, हम अभी साफरान के पास जा रहे हैं। वहाँ पर फाइनल स्टेजेस पे है कन्वर्सेशन। तो आप भी उसको हिट मारोगे सर, बट अब क्या है ना, मोदी जी का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मोदी जी इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते। मोदी जी वेट करेंगे। मोदी जी खिचड़ी को ठंडी करेंगे। फिर ऐसे उठा के फेंकेंगे, फिर उनको भी समझ नहीं आएगा हुआ क्या, फिर आपको दिखेगा ये पीछे-पीछे भागेंगे, ओह! नहीं, 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 ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। और ये खिचड़ी ठंडी हो रही है अभी, क्योंकि मोदी जी पूरा एक होलिस्टिक रिस्पॉन्स देंगे इसको। एक-एक करके जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ट्रेड डील आप करोगे, आप साइन करोगे ट्रेड डील, बड़ी खुशी-खुशी साइन करो, अरे ब वेरी वेल डन। लेकिन जो रिलेशन के अंदर एक 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 नज़दीकी आ सकती थी, वो नहीं आएगी। क्योंकि आप ट्रेड डील ट्रम्प के साथ साइन नहीं कर रहे सर, आप ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन कर रहे हो। तो आपको उसके अंदर फ़ायदा है। तो आप जो फ़ायदा आपको चाहिए, आप उसके लिए साइन-वाइन करोगे, ठीक है, अपने आपको गुड्स भी बेचने हैं, फैंटास्टिक। उसकी मार्केट वैसे भी चाइना से थोड़ी दूर हटना चाहती है, आप बीच में खड़े हो, तो आपको थोड़ा वहाँ पर फ़ायदा-वूदा हो जाएगा। आपका जो ट्रेड है इस टाइम पे 100 बिलियन है, वो 500 बिलियन हो जाएगा। 2030 तक तो उसमें आपका फ़ायदा है, कोई उसमें डाउट नहीं है। आपके पास टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत आ जाएगी। बट जो बायलैटरल रिलेशंस और ग्लोबल ऑर्डर के बीच में भारत और ट्रम्प के बीच में चीज़ें हो सकती थी, उसपे काफ़ी हद तक एक झटका लगेगा सर। आदित्य जी ये बताइए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये तो बहुत मामूली बात थी कि आप फ़ोन करते मोदी जी को और अ, दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठ कर के चर्चा कर लेते और चीज़ें सिरे चढ़ जाती। कुछ हमारा माइनस होता, कुछ उनका माइनस होता, कुछ उनका प्लस होता, कुछ हमारा होता। लेकिन ये तो बयानबाज़ी पर उतर आए और इन्होंने कई जगह ये कहा कि भारत ने तो हमें ज़ीरो टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे दिया है। यानी वो ये शो करना चाहते थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि जैसे भारत ने तो घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने। दूसरी बात ये है कि जो चीन की आप कह रहे हैं कि चीन से कुछ पैसा-वैसा इनको मिल गया है, इसी तरीके से पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने भारत के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की, कि दोनों की लीडरशिप बहुत ही स्मार्ट है और बहुत शक्तिशाली देश है दोनों, दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। यानी पाकिस्तान पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा जो हमने बता भी दिया 4 दिन में कि तुम्हारी औकात क्या है, उस पाकिस्तान को आप भारत के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो।
तो ये तो बिल्कुल शो करता है कि ट्रंप जो है वो भारत से या भारत की लीडरशिप से चिढ़े हुए हैं। कारण क्या है एक्चुअल में? सर एक तो आप अ, अ, आप एक हार्ड स्टैंड लेके भी खड़े हो, ठीक है? जो मेरे को करना है मैं करूँगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूँगा। अब देखिए जो पीछे से बातें भी हुई होंगी, अब ज जो-जो चीज़ें बाहर आ रही हैं आपको जेडी वांस ने फ़ोन करा है, "नहीं सर, थोड़ा रोक लो सर।" "क्या सर?" आपने बोला, "नहीं, मैं नहीं रोकने वाला।" उसको बोलो मुझे अगर उसको रोकना है तो। और अब तो ये भी पता चल रहा है पाकिस्तान ने 1 नहीं 2-2 बार ही फ़ोन करा था कि भाई साहब छोड़ दो यार, माफ़ करो। उसने 2 बार ही फ़ोन करा है आपको, रोते हुए। आपने फिर भी ठोक दिया उसको पकड़ के जाके। तो ऑब्वियसली आपने एक डिफायंस दिखाई है कि भाई हेलो, मैं आपकी बात नहीं सुनूँगा, सॉरी, ये मेरी सिक्योरिटी का वो है, मैं नहीं सुनने वाला। दूसरा सर, देखिए भारत एक चैलेंजर बन के निकलेगा आगे जाके ट्रम्प को अमेरिका को और वो इनको दिखना शुरू हो गया है कि यार ये साला 4 ट्रिलियन पे ही इतनी आँखें दिखाता है, ये 5-6 ट्रिलियन हो गया तो पता नहीं क्या-क्या करेगा ये तो। तो उसको रोकने के लिए कि साहब ठहर जाओ यार, ऐसे मत करो। वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं या तो हमारे साथ काम करो या हमारे से अलग काम करो सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये मैसेजिंग है उनकी बट ट्रम्प को ना मैसेजिंग ठीक से करनी नहीं आती है। ये मैसेजिंग करने के लिए बहुत अलग-अलग तरीके थे व्हिच दे कुड हैव डन एंड भारत इस टाइम पे वुड बी ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि आप एक कस्प पे खड़े हो। ठीक है? एक जगह पे खड़े हो जहाँ पर आप अभी ग्रो करोगे। तो उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट होना चाहिए था अमेरिका को। बट अगर ऐसे रहेगा तो इंडिया उसका पार्ट रहेगा बट इतनी जिस तरह से आइडियली होना चाहिए था, वो नहीं होगा। और ये जो अभी आपने जापान का भी ज़िक्र किया, भारत के साथ जो बिहेव उसका इस समय है वो सामने दिखाई ही दे रहा है। क्वाड का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? क्वाड का तो बैंड बजाने की स्थिति आ गई है बिल्कुल। अ, देखिए क्वाड पे भी आप काम करेंगे। यू विल वर्क अ, लेकिन एक बड़ी चीज़ होगी सर इसके अंदर। जो आपकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी होगी वो क्वाड की नहीं होगी और ये चीज़ मैं बहुत टाइम से अपने चैनल में बोल रहा था, तभी मैं थोड़ा सोच रहा था किस तरह इसको डालूँ। भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी हमेशा ऊपर रहेगी, क्वाड उसका एक पार्ट है सर। तो ये चीज़ हमको बड़ा अपनी क्लियरली डालनी पड़ेगी कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी हमारी अपनी है। क्वाड उसका पार्ट है। तो क्वाड करे ये ना करे आपको अपना गेम आगे अपने आप खेलना है। आप ये कहना चाह रहे हैं हम तय करेंगे कि हम चीन के साथ कैसा बिहेव करें या रूस के साथ कैसा बिहेव करें या जी, दूसरे देशों के साथ? जी, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर। क्वाड के अंदर भी देखिए इसको अमेरिका तो बहुत टाइम से बोल रहा है कि इसको मिलिटराइज़ करते हैं। आपने नहीं माना हुआ क्योंकि मैं यार मैं क्यों तुम्हारी लड़ाई लड़ूँ आके? और क्वाड के लिए इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति को भी आना था भारत। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उनमें तो आप लग अभी तो मीटिंग नहीं नहीं रहा। करेंगे ना, फिर बाद में करेंगे ना आप थोड़ी-सी मीटिंग। तो सर यानी ये पहले पहले मॉस्को का स्वागत होगा उसके बाद वॉशिंगटन को हाँ, देखेंगे। यहाँ साथ-साथ करोगे, तो वहाँ पर भी एक मैसेज दोगे। तो ये भी चीज़ें होती है सर, डिप्लोमेसी बड़ी टेढ़ी गेम है। यहाँ पर अभी आप मैसेजिंग जिस तरह से आपने कर रखी है, तो इसको ये मैसेज मिलेगा सर। भारत से भी मिल ही रहा होगा क्योंकि यहाँ से जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हमको दिख तो नहीं रही। बट एमईए से जिस तरह से के शब्द बोले जा रहे हैं वो तो ऑब्वियस है कि हमने एक हार्ड स्टैंड ले रखा है। सो देखते हैं सर। शुरू हुई है अभी तो गेम। एक्चुअली अभी भारत और अमेरिका की गेम अब जाके शुरू होगी। जैसे-जैसे ट्रेड डील की बात होंगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो वैसे-वैसे ये आगे होगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर रहेंगी और इस टाइम पे देखिए भारत एक सीज़न्ड प्लेयर है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। रिएक्ट नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे अपने टाइम से और वो किस जगह पे आपको फ़ायदा लेना है, वो लेंगे हम। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि
11 दिन में 8 बार ट्रंप ने ये कहा है कि सीज फायर हमने कराया है। और उधर ट्रंप भी कोई बाज तो आ नहीं रहे, कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि जी सीज फायर टूट जाएगा अगर आप टैरिफ पर जो है हम पे सख्ती करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस और ट्रंप जो है ये सीज फायर तोड़वा करके मानेंगे? अच्छा है अगर टूट जाए तो मेरे हिसाब से। देखिए सर ऐसा है, ये अपॉर्चुनिज़्म पॉलिटिक्स है, इसके अंदर कोई वो डाउट नहीं है। ये बस कुछ मिल रहा है तो बोल लो। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कल को कुछ और हो जाएगा तो उसके पीछे पड़ जाएँगे ये लोग। इनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता। इनको ये नहीं पता ट्रम्प किस तरह का कैरेक्टर है। आपको ये सब चीज़ों को एक कंसिडरेशन, जैसे हम बोलते हैं ना मोदी जी ऐसे काम करते हैं। तो एक लीडर है, ग्लोबल लीडर है, वो जिस तरह बिहेव करता है उसको आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। इनके पास काम क्या है सर, और कुछ बोलने को तो है नहीं, तो बस चलो अभी वो अपने बाकी सब छोड़ दीजिए, शशि थरूर के पीछे पड़े। तो अगर जयराम रमेश को ज़्यादा सवाल है मेरे हिसाब से तो शशि थरूर से पूछें तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो आजकल बहुत फायरी भी हैं, ठीक से जवाब भी दे देंगे। वैसे पूर्वी सीमा पे क्या हो रहा है आदि जी? अभी कुछ नहीं है सर, चलते-चलते थोड़ा हुँ, टाइम लगेगा इसको खुलने में, बिकॉज़ देखिए ये एक पीक पॉइंट पे आया है। अभी हर किसी ने अपने पत्ते सामने रखे हैं एक-दूसरे के। ठीक है जी, आर्मी चीफ ने भी जो बोलना है बोला, यूनुस ने जो बोलना है बोला। सबने ये पत्ते सामने रखे हैं एंड अब जाके गेम एक्चुअली शुरू होगी। यानी बांग्लादेश के साथ अभी फ़ौरन कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, थोड़ा-सा इमीडिएटली कुछ नहीं होगा सर। हुँ। ये अब जाके गेम एक्चुअल शुरू होगी सर, क्योंकि अब जो स्क्वीज़ है, जो जो दबोचना शुरू होगा, वो चाइना से खींचेगा, अमेरिका से खींचेगा, हमसे दबोचेगा, तो ऑल वो पूरा सब कुछ एक जगह पे अभी खुलना शुरू होगा। तो सबने जो बांग्लादेश में डिफरेंट-डिफरेंट लोग हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें सामने रखी हैं कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो अब कौन पीछे हटता है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा सर। आदि जी बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए और थैंक यू, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन का। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।